चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मई 2019 में WHO ने किन दो देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। अर्थात आपके मई 2019 में जो आपका WHO संस्था है इसने दो देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित देश कर दिया है। तो आपके ये देश आपके कौन से दो देश हैं? तो याद रखिए आपके ये दो देश हैं, आपके अल्जीरिया और आपके अर्जेंटीना। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अल्जीरिया और आपके अर्जेंटीना को यहाँ पर मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पैराग्वे है जो कि आपके अर्जेंटीना में पड़ता है, ठीक है, अर्जेंटीना में पड़ता है आपका पैराग्वे, जिसे जून 2018 के बाद मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला दूसरा देश आपका बन गया। कहाँ पर? आपके अर्जेंटीना के अंतर की बात कह रहा है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इपोह मलेशिया में संपन्न हुए आपके हॉकी प्रतियोगिता अजमल शाह कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपकी अजमल शाह कप 2019 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? ये जीते हैं आपके ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है भाई? तो आपके दक्षिण कोरिया ने जीता है। और ये जो आपकी सुल्तान अजमल शाह कप था ये आपका 2019 का 28वां संस्करण था। कौन सा? 28वां संस्करण था। और यह खिताब आपके दक्षिण कोरिया ने भारत को 4-2 से हरा कर ये तीसरी बार जीत दर्ज कर लिया है आपके दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 28 नंबर कि मई 2019 में पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को किस देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब की बात है? तो मई 2019 में है। आपके पूर्व विदेश सचिव हैं आपके श्याम शरण को किस देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका सम्मानित किया गया है आपके जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये आपके जापान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपका है, आपका है कौन सा है पुरस्कार का नाम? तो द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग एंड गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। कौन कौन से हैं? द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एंड गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, ये दो आपके हैं जिन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, आपके जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि अप्रैल 2019 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रामायण की थीम पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह आपके अप्रैल 2019 में है। और भारत के साथ राजनीतिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रामायण की थीम पर आपका विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये डाक टिकट जारी करने वाला आपका देश कौन सा है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया ने ये आपका किया है। ठीक है, और डिजाइन कह सकते हैं ये जो डिजाइन तैयार किया है तो आपके इंडोनेशिया के मशहूर कलाकार आपके हैं जो कि पद्मश्री हैं आपके बापक न्योमान नुवार्ता। कौन है? आपके बापक न्योमान नुवार्ता ने इस कह सकते हैं डिजाइन टिकट की डिजाइन इन्होंने बनाया है, आपके इंडोनेशिया के ही कलाकार हैं। नेक्स्ट कर आपसे विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस, तो याद रखिएगा कि विश्व थायराइड दिवस आपको मनाते हैं आपके 25 मई को। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 25 मई को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 25 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। तो आपके 19 मई 2019 को, कब? 19 मार्च की बात है। यह बात कब की है? 19 मार्च की, मई नहीं है, मार्च है। तो 19 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष अर्थात पीसी चंद्र घोष को, ठीक है, किसको? पीसी चंद्र घोष अर्थात आपके इन्हें पिनाकी चंद्र घोष भी कहा जाता है। और इनकी नियुक्ति किया है जो कि देश के पहले आपके लोकपाल नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। या आपकी कह सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार निवारण के लिए आपकी संस्था बनाई गई है। नेक्स्ट कर आपसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कौन सा आपका ये है? तो याद रखिएगा कुछ आपके युद्ध अभ्यास हैं जिनको आप आसानी से रट सकते हैं, हमेशा प्रश्न आपके पूछ जाते हैं। तो आपका मित्र शक्ति 2019 का जो आयोजन किया गया है वो आप किन दो देशों की सेनाओं के मध्य हुआ है? तो मित्र शक्ति 2019 जो हमेशा होता है वो किसके साथ? तो आपके भारत और श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के साथ होता है। और मार्च जो आपके 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 2019 के मध्य आपका जो 6वां संस्करण था इसमें से कह सकते हैं कि आपकी श्रीलंका में ही ये आपका संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसमें से बिहार रेजिमेंट इसमें से शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर शतरंज प्रतियोगिता कांस्य
इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? शतरंज प्रतियोगिता कांस्य इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये किताब जीते हैं आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपके अभिजीत गुप्ता। कौन है आपके भाई? तो याद रखिए फरवरी 2019 में कांस्य फ्रांस जो आपका हुआ है वो आपके कहाँ पर? तो फ्रांस में संपन्न शतरंज प्रतियोगिता में कांस्य इंटरनेशनल ओपन 2019 का खिताब आपके भारतीय ग्रैंड मास्टर आपके हैं अभिजीत गुप्ता ने जीता है। ये आपकी प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये हुई आपकी फ्रांस में हुई है प्रतियोगिता। ठीक है, जीते आपके कौन है? अभिजीत गुप्ता हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश आपका ये कौन सा बन गया है? तो याद रखिए आपका है कौन सा? ताइवान। कौन सा है आपका? ताइवान है, अर्थात ताइवान की संसद में समलैंगिक विवाह से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और ताइवान समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। कहाँ का? एशिया का पहला आपका देश बन गया है। ठीक है, जिसने आपके समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट कर आपसे कि भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? बताइए भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पर जो आपकी IPL 2019 का खिताब जीता है, जो कि किसने जीता है? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपके मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? तो आपके मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को 1 रन से हराकर अर्थात 1 रन से पराजित किया था, याद होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं आपके 36 में। तो आपका यहाँ पर दिया है कि उर्मिया झील जो कि आपकी ईरान में है, बात सही है। ग्रेट स्लेव झील आपकी कनाडा में है, ये भी बात सही है। टिटकाका झील जो कि आपकी बोलीविया और पेरू के बॉर्डर में है और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। अगला है यहाँ पर बॉयलिंग झील। तो याद रखिए बॉयलिंग झील जो आपकी है वो आपकी है डोमिनिका में है। कहाँ पर है? डोमिनिका में है, ना कि मंगोलिया में है कहाँ पर? आपके डोमिनिका में है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? आपको हमेशा से आपको बताते आ रहे हैं कि स्वेज जो आपकी नहर है, कौन सी? स्वेज नहर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। स्वेज नहर जो आपकी है वो आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि आपके भारत आने के लिए पहले लोग जो आते थे अफ्रीका को घूमकर, तो अब ये यही नदी के माध्यम से आ जाते हैं, जिसके माध्यम से उनको 5000 किलोमीटर की दूरी आप कवर नहीं करने पड़ती है। ठीक है, तो आपकी स्वेज नहर है जो आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच आपकी जोड़ती है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, 38 नंबर। तो यहाँ पर आपका देखते हैं तो आपका दिया है कि कोलोरेडो जो आपकी नदी है आपका बांध है, तो मतलब कि कोलोरेडो नदी पर आपका जो बांध है आपका हुवर बांध है, बात सही है। जाम्बेजी नदी पर आपका जो करीबा बांध है ये भी बात सही है। नील नदी में आपका आसवान बांध है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आपका जो दिया है पराना, ठीक है, कौन सा दिया है? पराना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो ग्रैंड कूली अर्थात जो पराना नदी है तो आपका गलत होगा। ग्रैंड कूली बांध जो आपका है वो आपकी कोलंबिया नदी पर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नदी होना चाहिए कोलंबिया नदी। ठीक है, कोलंबिया नदी पर आपका बना है ग्रैंड कूली बांध जो कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इस प्रकार से ये नंबर आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए भाई। तो ये हमेशा से आप लोग पढ़े होंगे। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है आपके नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र एवं उद्योग का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब ऐसा आपका दिया है कि केंद्र एवं उद्योग का आपका जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं आपका यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि कुछ आपके केंद्र है जहाँ पर कुछ उत्पादन होते हैं और आपका उद्योग दिया है। तो यहाँ पर दिया है 40 में, तो 40 में आपका जो दिया है भदोही। तो भाई याद रखिए भदोही में आपकी यूपी से क्वेश्चन हमने बताया था कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो भदोही से आपका जो प्राप्त होता है आपका कालीन होती है, बात सही है। भिलाई आपकी जो कह सकते हैं लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए, बात सही है। आपका भाटपाड़ा जो कि आपकी जूट के लिए भी है। ठीक है, आपका ये भाटपाड़ा जूट के लिए भी है।
आपका दिया टीटागढ़, टीटागढ़ दिया सीमेंट के लिए, तो याद रखिए टीटागढ़ कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सीमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, कागज़ के लिए। इस प्रकार से ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन गलती क्या है कि टीटागढ़ आपका सीमेंट दिया, इस प्रकार से गलत है। होना क्या चाहिए था, टीटागढ़ में होना चाहिए आपका कागज़ उत्पादन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति वरुणा है, किसकी प्रजाति वरुणा है। तो आपके एग्रीकल्चर से एक दो क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। तो आपके जो प्रजाति वरुणा प्रजाति किसकी है, तो वरुणा प्रजाति आपकी किसकी है, ये आपकी है ऑप्शन राइट आपके बी, आपके सरसों की। किसकी है भाई, सरसों की प्रजातियां हैं, जैसे वरुणा, पीताम्बरी, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, ये सभी आपको देखो, पूसा जय किसान पूरा नाम ले रहे हैं, पूसा जय किसान, ये सभी किसकी हैं, ये सरसों की प्रजाति। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक जो आपके हैं इसके लेखक कौन है। तो याद रखिए ये हमेशा से पुस्तक पूछी गई है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है आपके विक्रम सेठ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विक्रम सेठ। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96, ठीक है, द टर्बुलेंस ईयर्स 1980 से 1996 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक आपकी जो लिखी गई है, ये लिखी गई आपके प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये लिखी गई, आपके जो कि पूर्व आपके राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आपके IMF द्वारा जारी रिपोर्ट क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट है, तो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखो कौन सी रिपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यही आपकी करती है। दूसरा आपका कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी आपकी करती है, अर्थात कह सकते हैं ये दोनों रिपोर्ट आपकी कौन करती है, आपकी IMF द्वारा ही आपकी की जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर बात करें कि आपकी आई है IMF, तो IMF से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि IMF की स्थापना कब की गई थी। तो IMF की स्थापना आपकी की गई थी आपकी 1945 में। वर्तमान में कुल संस्था में जो सदस्य आपके देश हैं वो आपके 189 सदस्य आपके बचे हैं, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत में योजनाबद्ध सर्वव्यवस्था आधारित है। तो भारत में योजनाबद्ध जो सर्वव्यवस्था आधारित है वो किस पर आधारित है, बताइए भाई यहाँ पर। तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो आधारित है वो आपकी किस पर आधारित है, ये आधारित है आपकी समाजवादी व्यवस्था पर। किस पर आधारित है, आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो 46 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कृषि एवं खनिज आधारित है। कैसा है, कृषि एवं खनिज आधारित आपको कह सकते हैं कि कच्ची सामग्री जो होती है आपकी कृषि में आपको आपके खनिज में होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका 46 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो कृषि के अंतर्गत आपके जैसे आते हैं कौन से, जैसे आपका होता है चीनी, कपड़ा, ठीक है, और आपके कह सकते हैं कि आपके जो इसमें आते हैं आपके उद्योग में, तो उद्योग में लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि आपके आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो नए आर्थिक सुधारों का अंग कौन सा नहीं है। 47 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका केंद्रीकरण। कौन सा आपका हो जाएगा, केंद्रीकरण आपका है। याद रखिए कि आपके वर्ष 1991 ईस्वी में, कब, आपके वर्ष 1991 ईस्वी में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। अनेक अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अब तक भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे गंभीर आपकी जो समस्या संकट थी वो आपकी इसी में थी, आपकी 1991 में ही थी। और इसके तहत आपके कई सुधार किए गए थे, जैसे आपके उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण, ये सभी आपके इसमें किए। लेकिन आपका केंद्रीकरण नहीं किया गया था, मतलब कि आपका जो 1991 में जो आपकी आर्थिक गंभीर समस्या आई थी तो उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण ये तीनों पॉइंट सम्मिलित थे, लेकिन केंद्रीकरण आपका ये अंग नहीं था सुधार से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता था, ये कौन सा दिन है जो कि 26 जुलाई को मनाते हैं। तो 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं आपका जो कारगिल विजय दिवस। कौन सा मनाते हैं, तो आपके 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और वर्ष 1999 में इसी दिन कारगिल में भारत ने जीत हासिल की थी। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे शारदा अधिनियम 1929 संबंधित है। शारदा अधिनियम 1929 से जो संबंधित है वो किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन राइट आपके बी, आपके बाल विवाह से। किससे है? बाल विवाह से। और इसके तहत हुआ क्या था? तो इसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि लड़कों की विवाह की उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी? 14 वर्ष। यही आपका था शारदा अधिनियम अर्थात बाल अधिनियम से संबंधित था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत भारती पुरस्कार किससे संबंधित है? याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से दिया जाने वाला यह सर्वोच्च आपका साहित्य पुरस्कार है। कौन? तो आपका भारत भारती पुरस्कार। और कह सकते हैं कि इसमें आपकी 5 लाख रुपए की जो राशि होती दी जाती है। और 2018 के लिए जो आपका चुना गया था, 2018 में जो आपका चुना गया है वो किसके लिए? तो आपके ये चुना गया रमेश चंद्र शाह को। रमेश चंद्र शाह को 2018 के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, अर्थात कह सकते हैं उन्हें चुना गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब आपका क्या हो जाएगा? 50 का सी हो जाएगा। ये आपका साहित्य से संबंधित है। भारत भारती पुरस्कार किससे? साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा, तो याद रखिए नेपाली भाषा जो आपकी बोली जाती है आपकी सिक्किम में। मतलब कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? पॉइंट याद रखिए कि नेपाली जो आपकी है वो नेपाल की राष्ट्रभाषा तो है ही, लेकिन इसके अलावा यह भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, मेघालय आदि आपकी जगह बोली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दूरदर्शन की स्थापना का वर्ष क्या है? दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी भाई? तो दूरदर्शन की स्थापना आपकी की गई थी आपकी 1959 में। और कहाँ पर? आपके दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1959 में आपकी दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना का प्रावधान था? ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, 100% देखने को मिलेगा। तो आपका केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की जो प्रावधान था वो आपका कब हुआ था? तो ये आपका जो किया गया था, केंद्र की बात कह रहा है, तो 53 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसको समझ लीजिए, केंद्र में द्वैध आपका, इससे क्वेश्चन आपका क्या होगा? देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन आपका जो लगा था वो आपका 1919 के अधिनियम तहत। ठीक है, कब? प्रांतों की बात कह रहा है। ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन आपका कब लगा? 1919 में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन आपका जो था उसको कह सकते हैं कि ये वाला आपका हटा दिया गया, केंद्र में आपको लगा दिया गया। ठीक है, तो आपका जो हटा था आपका प्रांतों से आपको 1935 में ही हटा था। और इसके बाद आपकी 1935 में ही आपकी कह सकते हैं केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली आपकी लगा दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में जो प्रावधान किया गया है वो किसका किया गया है? ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट आपका 54 का हो जाएगा यहाँ पर बी, आपकी उपाधियों का अंत। किसमें? आपके 18 जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत संबंधित है। मतलब भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी उपाधि, विदेश से उपाधि धारण कर सकता है। हाँ, अगर धारण करता है तो आपको वो सैनिक के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो आपके राष्ट्रपति की सहमति से धारण कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में जैसे मान लीजिए मोदी जी जाते हैं या कोई भी जाता है तो उनको जो पुरस्कार मिलते हैं उनको उपाधि नहीं मिलती है, वो उनको पुरस्कार होता है। ठीक है ना, जो सामाजिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम किया है तो वो आपके पुरस्कार के रूप में होते हैं, ना कि उनको उपाधि दी जाती है। समझ में आ गया ना? तो उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद आपके 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि संविधान के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो संविधान के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो आपकी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये आपकी हैं आपके 55 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपकी 20 सीटें। ठीक है, 20 सीटें। याद रखिए कि संविधान में जो आपका भारतीय संविधान है तो अनुच्छेद 81 के अनुसार आपकी लोकसभा की बात की गई है, जिसमें अधिकतम संख्या जो आपकी हो सकती है वो आपकी 552 हो सकती है। कितनी? 552, जिसमें राज्यों की संख्या आपकी होती है 530 और आपके संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से आपकी 20 होती है। और यहाँ पर 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य भी आपके होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का भी प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो ये अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 51 के का में। किसमें भाई? अनुच्छेद 51 के का में आपके कह सकते हैं कि आपके मूल कर्तव्यों का आपका प्रावधान है। ठीक है, और आपके भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के तहत रखा गया है। ठीक है, ये कब रखा गया? तो आपके कह सकते हैं कि 42वें संविधान
संशोधन के तहत आपके मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के तहत इनको रखा गया था। ठीक है, सरदार सोल सिंह समिति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि यह भारत सरकार का प्रथम विधि होता है जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो पद होता है धारण करते हैं। तो ये बात किसकी की जा रही है? ये बात जो आपकी की जा रही है वो किसकी कहा जा रही है, बताइए भाई। तो ये बात की जा रही है आपके भारत के महान्यायवादी, याद रखिए जो आपके भारत के महान्यायवादी आपके अनुच्छेद 76 के तहत होते हैं, 76 का सेकेंड के तहत होते हैं कि भारत में एक भारत सरकार के कानूनी विधियों का परामर्श देने के लिए एक अधिकारी होगा और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, अर्थात भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण भी कर सकता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो आपका महान्यायवादी होता है ये अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। किसको? आपके महान्यायवादी को, लेकिन कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता आपके महान्यायवादी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो याद रखिए लोक लेखा समिति जो कि आपकी काफ़ी बड़ी समिति है, इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 जो आपके सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य जो होते हैं आपके वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, यह करती क्या है? तो आपकी लोक लेखा जो समिति है वो आपकी जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष आपकी प्रस्तुत करती है। ठीक है, आपकी लोक लेखा समिति। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, हाँ इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 58 का कौन हो जाएगा? 58 का आपका बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात यहाँ पर मतलब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत? तो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कथन आपका सही नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है। आपका ये दिया है कि नील दर्पण जो कि नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण पर आधारित नाटक था, बात सही है। बी नंबर आपका कि घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है, बात सही है। तीसरा आपका है नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर, मतलब नवाब जो नाटक है वो आपका बंगाल के अकाल पर आधारित था। तो याद रखिए कि नवाब जो आपका था वो बंगाल के अकाल पर आधारित नाटक नहीं था। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी आपका ये गलत हो जाएगा और आपका डी कहीं ना कहीं आपका ये भी सही होगा, लेकिन सी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 60 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की जो विशेषता नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा 60 का हो जाएगा डी, आपकी केंद्र व राज्यों में द्वैत शासन। हमने बताया कि 1919 में, कब? 1919 में जो आपकी थी वो आपकी कह सकते हैं प्रांतों में आपकी लगाई गई थी, लेकिन 1935 में आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी व्यवस्था आपकी थी 1935 के तहत आपके प्रांतों से हटा दी गई, लेकिन आपकी कहाँ लगा दी गई? केंद्रों में लगा दी गई। इस प्रकार से ये आपकी विशेषता आपकी नहीं है कि केंद्र और राज्यों में द्वैत शासन थी, तो इसमें नहीं था। 1935 में सिर्फ आपके केंद्रों में द्वैत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, और अदर आपके यहाँ पर पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 61 नंबर कि गांधी जी ने वैयक्तिक सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो गांधी जी ने वैयक्तिक सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही जो चुना था वो किसको चुना था? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 61 का ये हो जाएगा आपके विनोबा भावे को। किसको चुना था? आपकी विनोबा भावे। कब? तो याद रखिए गांधी जी द्वारा वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत आपकी की गई थी अक्टूबर 1940 में, और इसमें से जो सत्याग्रह आंदोलन में विनोबा भावे प्रथम थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो आपके ये पहले थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे इस आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे मुस्लिम लीग का वह वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत की मांग दिया था, जिन्ना ने यहाँ पर 2 राष्ट्र बनाने की मांग कहा था, यह आपके किस अधिवेशन में कहा गया था? तो भाई याद रखिएगा मुस्लिम की ये जो आपका मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका कौन सा? तो आपका सी नंबर आपके लाहौर अधिवेशन। ये मुस्लिम लीग की बात हो रही है ना कि कांग्रेस की। तो आपका ये जो आपका हुआ था तो मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित था मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे
चुना गया। तो वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो किया गया था, आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 63 का डी, आपके जवाहरलाल नेहरू को। किसको भाई? तो आपके जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, आपके प्रजामंडल था जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब किया गया? तो याद रखना आपके 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 64 नंबर आपसे कह रहा है कि मुगल काल में सिर अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मुगल काल में सिर अकबर नामक शीर्षक के अंतर्गत जो उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो आपके दारा शिकोह ने। किसने किया था भाई? दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, और इसने कह सकते हैं कि दारा शिकोह से संबंधित क्वेश्चन आपके और पूछे जा सकते हैं कि इसमें से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। कितने? 52 उपनिषदों का अनुवाद इन्होंने किया था। और दारा को उसकी उदारता के कारण ही कह सकते हैं कि लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। किसने? लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। किसे? तो आपके दारा शिकोह को। ठीक है, नेक्स्ट आपसे शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कलिंजर में हुई थी। ठीक है, गोला दागने से हुई थी। लेकिन इसकी जो मकबरा की बात है तो मकबरा आपका है कहाँ पर? तो ये मकबरा आपका है बिहार के शाहाबाद जिले के सासाराम नामक स्थान पर। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। आपके शाहाबाद के आपके कह सकते हैं सासाराम नामक स्थान पर है। और ये आपके तालाब के बीचों बीच एक चबूतरे पर बना हुआ है। यह मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का उत्कृष्ट आपका नमूना है। ठीक है, सासाराम बिहार। और ये एक कह सकते हैं अष्टकोणीय रूप में भी है। निष्कर आपसे कि निम्नलिखित में से वह प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ऐसा भारतीय ग्रंथ जिसे 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है ये आपका कौन सा है? इसका ऑप्शन राइट आपका जो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपका पंचतंत्र। याद रखिए, प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का जो 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो पंचतंत्र की कह सकते हैं जो आपके लेखक मूल लेखक हैं वो आपके विष्णु शर्मा हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा नहीं सही सुमेलित है। ए नंबर आपसे कह रहे हैं सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर आपका कह सकते हैं कहाँ पर है? कोणार्क। ठीक है, लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर, ये भी बात सही है। हवा महल आपके कहाँ पर? जयपुर, ये भी सही है। गोमतेश्वर, गोमतेश्वर आपका दिया है तमिलनाडु। याद रखिएगा कि गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो आपके श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पर आपके? श्रवणबेलगोला, जो कि पड़ता है कर्नाटक में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि अगस्त 2019 में किस क्रिकेटर ने एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले आपके उपलब्धि हासिल किया है? तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि 20,000 रन बनाने वाले उपलब्धि जो हासिल किया है ये किया है आपकी ऑप्शन राइट 68 का हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा? सी नंबर आपको हो जाएगा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली, जो कि 2019 में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली किसी एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपके 20,000 रन बनाने वाले आपके पहले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं। और कोहली ने 2010 से 2019 के बीच आपके ये रन आपके बनाए हैं। इससे पूर्व ये कारनामा किसने किया था? तो इसके पहले आपके सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड जो था वो आपके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे आपके रिकी पोंटिंग। उन्होंने 18,962 रन बनाया था। ठीक है, लेकिन ये आपके पहले नंबर के बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि कंप्यूटर का है कि डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखिए कंप्यूटर से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया है कि आपके जो यूपी स्पेशल है तो यूपी स्पेशल से लगभग 2 क्वेश्चन और आपके करंट मिला के कुल मिला के 5 क्वेश्चन यूपी से होंगे और लगभग 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। ठीक है, तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो डॉस का फुल फॉर्म आपको होता है यहाँ पर ऑप्शन सी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर 70 नंबर कर आपसे भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? देखो क्वेश्चन आपका चाहे इजी हो लेकिन होगा तो 1 नंबर का ना। तो इस प्रकार से भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये फिल्म है आपकी आलम आरा। कौन सी है भाई? आलम आरा है। और आपकी जो पहली मूक फिल्म थी वो आपकी राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, तो बोलती फिल्म आपकी आलम आरा है, लेकिन जो आपकी मूक फिल्म थी अर्थात जो साउंड नहीं करती थी वो आपकी कौन थी? राजा हरिश्चंद्र थी। नेक्स्ट कर आपसे किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? जवाब दीजिए भाई कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो ये अधिकतम संख्या आपकी कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी 404 सीटें, जिसमें से एक आपका जो होता है वो आपका होता है कि जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर लिया जाता है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन। इस प्रकार से 403 तो आपके होते हैं निर्वाचित, एक होता है आपका मनोनीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। आपको कमेंट बॉक्स में ये करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपकी सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है, इसका जवाब आपको देना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 72 नंबर कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 72 नंबर आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो दिया है ए नंबर हस्तिनापुर जो कि आपके मेरठ में है, बात सही है। देवा शरीफ का जो मेला लगता है आपके बाराबंकी में लगता है। विंध्याचल पर्वत आपके मिर्जापुर में, ये बात सही है। आपका दिया है स्रवगेरपुर आपके कह रहा है अयोध्या, जो कि बात गलत है। स्रवेगपुर आपका पड़ता है आपके प्रयागराज अर्थात वर्तमान में जो आपको बोलते हैं इलाहाबाद, ठीक है। तो आपका स्रवेगपुर आपके प्रयागराज जिले में आपके स्थित है और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो आपके कहाँ है, आपके प्रयागराज में ही है, ठीक है। ये प्रयागराज में ही है। कौन सा, तो आपका है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और आपकी ये प्रयागराज में ही स्थित है। 74 नंबर आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष तक के वृद्धजनों को देय 400 रुपये प्रति माह की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो अर्थात जो 60 से आपके 80 लगभग 80 के बीच में है तो इनको किसान पेंशन योजना के तहत जो रुपए दिए जाएंगे तो 400 रुपये से बढ़ाकर इनकी राशि कितनी कर दी गई भाई। तो ये राशि कर दी गई ऑप्शनल राइट का सी 500 रुपये अर्थात 100 रुपये इनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने गांव आयुध गांव के रूप में चयनित किए गए हैं। तो आयुध गांव के रूप में जो चयनित किए गए हैं वो आपके कितने गांव हैं। तो ये आपके कितने गांव हैं, 75 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। आपके ये 15 गाँव है, ठीक है। 15 गाँव आपके यहाँ पर कह सकते हैं 15 जनपद में 15 आयुध गाँव आपके चयनित किए गए हैं, ठीक है।